नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिस्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे हैं। देखिए आज है 29 से 30 सितंबर के करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे आज। और आज बेसिकली जो है अब आपका सितंबर माह जो है समाप्त हो रहा है और संभवतः कल या परसों तक आपको जो है 1 सितंबर से लेकर के और 30 सितंबर तक के पूरे करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको दे दिए जाएंगे। उस वीडियो को आप लोग देखिएगा, सुपर फास्ट रिवीजन होगा। 1 घंटा सवा घंटे के अंतर्गत जो है सारा वीडियो जो है आपको मतलब सारे क्वेश्चन जो है आपको उसमें दे दिए जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो भी वीडियोस आपके हैं पुराने, ठीक है, चाहे वो आपका कंपाइलेशन आपका जून वाला हो, जुलाई का हो, अगस्त का हो, वो सारा का सारा कंपाइलेशन आपका ऑलरेडी पड़ा हुआ है यूट्यूब पे ही, आप जाएं उसको देख सकते हैं, तो उससे भी आपको क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ हमें करना है। लेकिन उसके पहले जो मैं सूचना आजकल आपको डेली देता हूं, और वो सूचना ROARO अर्थात समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी संबंधित है। यानी कि यदि आपका फोकस ROARO पर है तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं और उसमें निखार ला सकते हैं। किसके माध्यम से? तो इसके लिए डिकोड एग्जाम की तरफ से दरअसल एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। उस प्रोग्राम का नाम क्या है? उस प्रोग्राम का नाम है ROARO प्रीलिम्स 2024 वीडियो टेस्ट सीरीज। इस जो है टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो है इस वीडियो टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप लगभग 7000 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर पाएंगे, जो कि अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ी बात है। और मैं हमेशा ही कहता हूं कि अगर आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको अपनी तैयारी में जो है निखार लाना है, तो उसके लिए आप मल्टीपल टाइम क्या करिए, रिवीजन करिए। चाहे वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से हो, चाहे वो PYQs के माध्यम से हो, किसी अन्य माध्यम से हो, आप प्रैक्टिस जरूर करिए, ठीक है। तो इसके लिए 7000 प्रश्नों का आपको जो है क्या होगा, इसके माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम का बेसिकली क्या किया जाएगा, इसका जो है रिवीजन कराया जाएगा आपको। इसके अलावा जो ट्रेंड है वर्तमान का, अर्थात जो बदलता हुआ पैटर्न है आयोग का, माननीय आयोग का, उसके आधार पर दरअसल प्रश्नों को बनाया जाएगा, प्रश्नों को बनाया जा रहा है, उन्हीं के आधार पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा टॉपिक एंड सब्जेक्ट वाइज डेली टारगेट फॉर रिवीजन, यानी कि आपको टॉपिक और सब्जेक्ट वाइज डेली रिवीजन के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे और लगभग 3 टाइम्स जो है इसका क्या हो जाएगा, रिवीजन आपको इसमें हो जाएगा। इसके अलावा आपको सॉल्व और अनसॉल्व PDF दोनों मिलेगी, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको जो है 4000 प्रश्नों का डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, 15 फुल सिलेबस टेस्ट मिलेगा, जिसमें 3000 क्वेश्चन होंगे। और ये जो टेस्ट आपको दिए जाएंगे 15 फुल सिलेबस वाले टेस्ट, ये बेसिकली आपको बाइलिंगुअल फॉर्म में मिलेंगे, अर्थात जो है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। तो आपका माध्यम कोई भी हो, आप जो है इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। निश्चित तौर पर इससे आपको फायदा मिलेगा, यकीन रखिएगा, क्योंकि जब आप बहुत प्रकार के प्रश्नों से गुजरते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो माइंड होता है रिफ्रेश होता है, और नए नए प्रकार के प्रश्न जब आपके दिमाग में आते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपकी एनालिटिकल पावर होती है वो एनहांस होती है और आप चीजों को बेहतर ढंग से कर पाते हैं। तो यदि आपको इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना है तो आप व्हाट्सएप पे जाइएगा, व्हाट्सएप पे आप टाइप करिएगा वीडियो टेस्ट, और इस मैसेज को आपको भेज देना है। किस नंबर पे आपको भेजना है? 9506742546, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 6307495944 पर। तो वहां पर आपको डिटेल्स जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो आइए हम लोग आप क्या काम करते हैं, फटाफट अब हम लोग लास्ट डे का रिवीजन करते हैं। यानी कि पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था फर्स्ट, G4 समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो रूस, जो हमने ऑप्शन दिया था उसमें रूस शामिल नहीं था, बाकी 3 देश शामिल थे। और अब मुझे अगर आप बता पाओ तो बताओ फटाफट जल्दी से कि G4 में वो कौन से देश हैं और G4 का क्या मोटो था बेसिकली। तो हमने आपको कल बताया था कि G4 देश जो है क्या करते हैं, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, वहां पर एक दूसरे का पक्ष रखते हैं कि दरअसल उनको अस्थायी सदस्यता बेसिकली प्रदान की जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? 5 कंट्रीज जो आती हैं स्थायी सदस्य के रूप में, हमने आपको वो भी बताया था और कहा था कि दरअसल ये 5 देशों के नाम आप लोग याद रखिएगा। दरअसल यहां से प्रश्न कई बार आपके पूछे जाते हैं, तो अगर नहीं याद है वो आपके 5 देश, तो जरा फटाफट आप उसका रिवीजन कर लीजिए कल की वीडियो से, ठीक है। चलो, इसके अलावा एशिया पावर इंडेक्स 2024 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे शक्तिशाली देश के रूप में शामिल हुआ? तो देश कौन सा है ये?
अमेरिका है और भारत की स्थिति इस रैंक में क्या थी, थर्ड थी। इसने जापान को पीछे छोड़ करके थर्ड नंबर पर कौन आ गया, भारत आ गया। जबकि वर्ष 2023 में भारत की स्थिति कौन सी थी, चौथे स्थान के, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, तो जैसा कि आप लोग को पता होगा हरिनी अमसूरिया जी को जो है अभी हाल ही में श्रीलंका के पीएम अर्थात प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। और यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ ये आपका पड़ोसी देश है, ठीक है। इसके अलावा अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। आप लोग जानते होंगे किन की जयंती के उपलक्ष्य में, ठीक है। इसके अलावा संख एयरलाइन को किस राज्य में मंजूरी प्रदान की गई है, तो ये बेसिकली आपके सुंदर से प्रदेश उत्तर प्रदेश में दरअसल इस घरेलू एयरलाइन को जो है क्या किया गया, शुरू किया गया, जिसका मुख्य केंद्र लखनऊ और नोएडा होगा। और ऐसे में दरअसल इसका फायदा जो है छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट को मिलेगा, यानी कि वहां पर उड़ानें इसकी होंगी। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 2024 की थीम क्या है भाई साहब, तो थीम है आपकी शांति की संस्कृति का क्या करना, संवर्धन करना। और मुझे लगता है कि यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैंने कई दिन आपको कहा है कि जिस तरीके से इस वर्ष जो है वैश्विक पटल पर उथल पुथल थी, यानी कि सामरिक दृष्टि से चीजें नहीं सही थी, ऐसे में यह थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 सितंबर को बेसिकली विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और कल हमने आपको टास्क दिया था, अगर आपको याद होगा, हमने आपसे कहा था कि उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति साथ ही साथ में राष्ट्रीय पर्यटन नीति क्या होती है, इस पर आप लोग जो है नोट्स बना लीजिएगा। मैंने आपको यह भी कहा था कि बेसिकली इससे निबंध में भी प्रश्न आते हैं, तो अगर आपने वो काम नहीं किया है तो मैं फिर से कह रहा हूं, कान को खोलो, दोबारा जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो। आपको रेडी करना है राष्ट्रीय पर्यटन नीति और साथ ही साथ में आपको तैयार करना है उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति, जो कि आपके प्री के साथ मुख्य परीक्षा के साथ साथ में निबंध के लिए भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों टॉपिक्स को आपको नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत विश्व में एथेनॉल उत्पादन में किस स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर है, ठीक है, उत्पादन उपभोक्ता के मामले में। और हमने आपसे कल इसमें भी एक टास्क आपको दिया था, हमने आपसे कहा था कि ग्रीन हाइड्रोजन को आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। किसको, ग्रीन हाइड्रोजन, मैंने आपको कल ही कहा था भाई साहब, ग्रीन हाइड्रोजन को आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। यानी कि हरित हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हरित हाइड्रोजन बोलते हैं हम लोग इसको। और हमने आपसे कहा था ये आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक भी आपके दरअसल निबंध में ये टॉपिक भी आ सकते हैं, पर्यावरणीय मुद्दे हैं ये, और आपके एग्जाम के लिए पूछे जा सकते हैं, यानी कि मेंस में मुख्य परीक्षा के पीसेस में भी, और साथ ही साथ में जो है ये आपके निबंध में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि किस तरीके से हरित हाइड्रोजन का हम लोग उपयोग करके जो है चीजों को बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो, अब कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर आप सभी लोगों ने दिया। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। इसी तरीके से आप लोग उत्तर को दिया करिए, है ना। शर्म जो है मत रखिए कि भाई कमेंट कैसे करें हम, कोई देखेगा क्या नहीं देखेगा, ये सब चीजें नहीं होती हैं। पढ़ाई में अगर आपने शर्म की है तो ध्यान रखिएगा, फिर आप कभी कुछ सीख नहीं पाओगे। हमेशा एक अपने को खाली घड़े के समान रखो। आप ये समझो कि जब भी आप किसी के सामने जब आप पढ़ाई करो, ठीक है, आप ये सोचो कि आपको कुछ नहीं आता है, आप खाली हो, ब्लैंक हो। और जहां आप अपने को ज्ञानी पुरुष समझोगे ना कि मैं आई एम द बॉस, है ना, फिर वहां पे आप कुछ सीख नहीं पाओगे। कई बार क्या होता है ऑफलाइन क्लासेस में, क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जैसे कल कुछ पढ़ाने वाले टॉपिक है तो वो खूब पढ़ के जाएंगे कि कल सर से ना पूछेंगे, हम ये पूछेंगे, और ढूंढ ढूंढ के फैक्ट लेके आएंगे पता नहीं कहां से, जिसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होगा। और टीचर का वो टेस्ट करेंगे, दरअसल मास्टर को आता है कि नहीं आता है। तो मास्टर तो खिलाड़ी आदमी होता है, जहां तुम आज बैठे हो कल को वही बैठा था, तो जानता है तुम्हारी कलाकारी तुम क्या करते रहते हो, है ना। तो मास्टर को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। तो ये कलाकारी करोगे तो क्या होगा, आप उलझोगे। इसलिए हमेशा अपने आप को ब्लैंक रखो, यानी कि अगर भले ही मास्टर कोई चीज, यानी कि टीचर कोई पढ़ा रहा है, भले ही वो चीज आपको याद, आपको पता है, कोई बात नहीं, आप चुप के सुनो। हो सकता है 2 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा समझाए, हो सकता है वो अलग अलग डायमेंशन से आपको समझाए, है ना, जो आपने पढ़ा है उससे बेहतर वो समझा दे आपको। तो हमेशा अपने आप को जो अपने ज्ञान का प्रदर्शन ऐवी नहीं करना चाहिए जब तक आपसे कोई चीज पूछी ना जाए, या जब तक आपसे कोई चीज कही ना जाए, ठीक है। जैसे मेरा भी YouTube चैनल है, वहां पर कुछ लोग कभी कभी कमेंट कर देते हैं कि सर ऐसा कैसे, सर ये है, सर वो है, मतलब उनको लगता है कि सामने वाला बेवकूफ है ना। तो ये चीजें जो होती हैं, इससे क्या होता है ना, इससे दरअसल आपकी बुद्धिमत्ता प्रकट होती है कि दरअसल आप किस प्रवृत्ति के व्यक्ति हो, या आप कितने जानकार हो, या फिर कितने सिंसियर स्टूडेंट हो।
तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई टीचर पढ़ाए तो हमेशा अपने आप को ब्लैंक रखना। यह बात मैं आपसे इसलिए कह रहा था क्योंकि तभी आपके बुद्धि का विकास होगा। तो कल हमने जो प्रश्न पूछा था कि निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है, तो ये कौन सा है, ये है आपका बेसिकली बी, यानी कि जट्रेफा रतनजोत जिसको बोलते हैं। कई बार ये आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। पीवाईक्यू को अगर आप लोग करते होंगे तो इस उत्तर को कर ले जाएंगे प्रश्न को। नेक्स्ट है, अब देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न आज का। पहला प्रश्न क्या है, अमेरिका के द्वारा किस देश को वीजा फ्री मुक्त देश के रूप में घोषित किया गया है? तो हाल ही में बताइए कौन सा देश है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कतर, नेपाल। तो ये बेसिकली जो देश है आपका वो है कौन सा है? इसमें से कतर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अभी हाल ही में क्या हुआ है, अमेरिका ने अमेरिका प्रोग्राम चला रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, वेबर योजना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेबर योजना। वेबर योजना के तहत जो है कई सारी कंट्रियों को अमेरिका वीजा फ्री जो है यानी कि वीजा मुक्त देश घोषित कर रहा है। यानी कि उस पर्टिकुलर देश के लोग, ठीक है, माना कि ये अमेरिका है और ये कोई देश है एक्स वाई जेड, तो अगर इन तीन देशों को दरअसल ये वेबर योजना के तहत वीजा मुक्त करेगा तो ये देश के लोग अमेरिका में जो है जाएंगे और यहां पर 90 दिनों तक दरअसल वहां पर रह सकते हैं। किस लिए? पर्यटन के दृष्टिकोण से, निवेश के दृष्टिकोण से। तो ये अमेरिका ने अभी वेबर योजना के तहत इसको जो है शुरू किया है। इसमें कई सारे देश बेसिकली इसमें आते हैं, ठीक है। तो हाल ही में कतर को इसमें शामिल किया अमेरिका ने, तो प्रश्न इसलिए पूछ लिया। अब प्रश्न आपसे यही पूछ सकता है कि हाल ही में अमेरिका द्वारा शुरू की गई योजना वेबर योजना का संबंध किससे है? अलग अलग ऑप्शन दे देगा तो आपको बताना है। तो वेबर योजना आप समझ गए होंगे कि वेबर योजना के अंतर्गत अमेरिका दरअसल कई देशों को जो है क्या कर रहा है, वीजा मुक्त देश घोषित कर रहा है और वहां के लोग, वहां के नागरिक 90 दिनों तक अमेरिका में रह सकते हैं और पर्यटन से लेकर के अन्य गतिविधियां वहां पर कर सकते हैं, निवेश वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली अमेरिका के में ये योजना चलाई जा रही है, ठीक है। बाकी वही सारे पॉइंट है, 90 दिनों तक पर्यटन या बिजनेस के लिए वीजा के बिना जो है वहां पर जा सकते हैं। ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुल कितने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए गए? कंप्यूटर का ये क्वेश्चन बेसिकली, और आपके आरओ और पीसीएस में 2-4 प्रश्न जो है कंप्यूटर से संबंधित आते हैं। तो एक करंट का कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो इस ऐसे में ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली अभी हाल ही में कितने जो है सुपर कंप्यूटर किए हैं? तो 1, 2, 3 या 4? जल्दी मुझे इसका उत्तर बताइए फटाफट। तो बेसिकली अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बेसिकली परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कितने? 3 को जो है क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। और ये 3 सुपर कंप्यूटर बेसिकली कहां कहां पर लॉन्च किए गए हैं ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो वो स्थान कौन कौन से हैं? वो स्थान बेसिकली जो है 3 स्थान। पहला है आपका पुणे, याद रखिएगा, दूसरा है दिल्ली आपका, और तीसरा क्या है? कोलकाता। ये 3 स्थानों पर बेसिकली इनको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है, यानी कि इनका उद्घाटन किया गया है। तो ये बिंदु आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है ना। चलो इसके आगे, ये पॉइंट वही था। अच्छा, कुल कितने? तो 3। ये बिंदु भी आपको याद रखना है, कुल कितने। पूछ सकता है कि 1 थे, 2 थे, 3 थे, जैसा कि हमने आपसे प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नील गाय और सुअरों के आतंक से बचने हेतु उन्हें मारने का आदेश दिया गया है? कौन सा वो राज्य है? ठीक है, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जल्दी मुझे इसका उत्तर आप लोग फटाफट बताइए कि कैसा कौन सा राज्य है। तो भाई साहब जो राज्य है वो कौन सा है? वो है आपका पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश का कौन सा? बिहार। बिहार में बेसिकली नील गाय और सुअर का आतंक बहुत ज्यादा था, यानी कि किसानों की फसल उससे बहुत नुकसान हो रहा था उसको। और ऐसे स्थिति में दरअसल बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है, लगभग 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर इनको मारने का आदेश दिया गया है। और इसी परिप्रेक्ष्य में एक प्रश्न हमने आपको और कराया था, हमने वहां पर आपको कराया था कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर सूखे से जो समस्या जो वहां पर आई है उससे भूख की समस्या उत्पन्न हुई है, और भूख की समस्या के निदान के लिए बेसिकली कौन सा ऐसा देश है जहां पर हाथियों को मारने का आदेश दिया गया? तो आपने बताया था जिम्बाब्वे। याद है आपको? सोचो आप कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं कि जहां पर हम अपने भूख के लिए, हम अपने खाद्य पदार्थ को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, हम जानवरों को मार रहे हैं। सोचो, यानी कहीं ना कहीं हम प्रकृति के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, और ऐसे में प्रकृति का दुष्प्रभाव यानी कि प्रकृति का प्रकोप जो है झेलना पड़ेगा। निश्चित है इस पर कोई कोताही, कोई जो है इस पर इफ या बट नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि आज अब देखो आप चीज कह रहे हैं कि नील गाय और सुअरों का आतंक हो गया है, तो अब आप बताओ कि नील गाय और सुअरों का अगर आतंक हुआ है तो क्यों हुआ होगा?
इसका मतलब कि जो उनके आवासीय क्षेत्र थे, जो उनका हैबिटेट था, हमने उनको डिस्टर्ब किया। सिंपल सी बात है, आप किसी नई डेवलप सिटी में चले जाइए, ठीक है, तो वहां पर क्या था, अगर इतनी बड़ी आबादी थी कहीं पर और उनका आवास क्षेत्र इतना बड़ा था, तो क्या हो गया, हमने क्या काम किया है, हमने इनको इस एरिया को क्या क्या खत्म कर दिया। हमने इतना एरिया छोड़ा, इसमें भी हमने क्या कर लिया, घर बना लिया। तो जो एरिया जानवर के लिए इतना सारा रहने के लिए था, अब बचा इतना, या ये भी खत्म हो गया। तो अब आप बताओ कि ये फिर जानवर लोग कहां जाएंगे, ठीक है। फिर हम क्या करें, इनको मार रहे हैं, यानी कि हम इनका नुकसान कर रहे हैं, इनका नुकसान कर रहे हैं, हमारा नहीं कर रहे हैं। पहले हमने इनका नुकसान किया, फिर ये हमारा कर रहे हैं। और हमारा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमने इनके घर को उजाड़ दिया, हमने इनको बेघर कर दिया, हमने इनको छोड़ दिया अकेला, इसलिए नुकसान कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये जो प्रगति हम कर रहे हैं, जो भौतिकतावादी प्रगति कर रहे हैं, ऐसे में दरअसल हम अपना विनाश कर रहे हैं। हम विकास किसी भी मुद्दे पर नहीं कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि समझना चाहिए। सरकार से लेकर के एक आम आदमी को समझने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। खैर छोड़िए, तो ये सब बिंदु हैं। इसी पर हमने एक प्रश्न आपको मुख्य परीक्षा में दिया था, ठीक है, कि क्या जो अभी वर्तमान में जो विकास हो रहा है, क्या पर्यावरण के दृष्टि से यह विनाश है, टिप्पणी कीजिए। ऐसा प्रश्न हमने कुछ आपको दिया था। और ध्यान रखना, यह प्रश्न आपके निबंध में भी पूछा जा सकता है कि जो विकास है, क्या ये वास्तव में विकास है या हम विनाश की ओर उन्मुख हो रहे हैं। ऐसा प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा में भी पूछा जा सकता है और ऐसा प्रश्न आपके निबंध वाले में भी पूछा जा सकता है, और यही सेम प्रश्न आपके इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। इसलिए ऐसे मुद्दों पर आपकी पकड़ जबरदस्त होनी चाहिए। ये सब बातें जो मैं बोल रहा हूं, अनर्गल नहीं बोल रहा हूं भाई साहब, ये सब आपकी चीजें काम आएंगी। ये सब पॉइंट्स में जो बोलता रहता हूं उसको नोट डाउन करते रहा करो बीच बीच में। ये सारे पॉइंट्स आपको लिखते समय याद आएंगे मेरे, ना, जो मैं बोलता रहता हूं। अनर्गल बातें नहीं बोलता हूं। ये सभी बिंदु अपने यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से हमने एनिमल्स के हैबिटेट को हमने क्या किया, डिस्टर्ब किया है, जिसकी वजह से जो है ये दशाएं उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है ना। चलो, तो हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा नीलगाय और सुअरों के आतंक से बचने हेतु उन्हें मारने का आदेश दिया गया है। नीलगाय, हालांकि उत्तर प्रदेश में भी जो है, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है इसका जो है दिखाई देता है प्रभाव कि जो है नीलगाय यहां पर बहुत होती हैं, ठीक है। लेकिन क्यों नीलगाय होती हैं, क्योंकि हमने डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं। जो आप पहले कभी खेतों में जाते रहे होंगे तो दूर दूर तक आपको जो है पेड़ लगे दिखाई देते रहे होंगे, लेकिन क्या वो पेड़, क्या वो झालियां, क्या वो क्या कहते हैं पेड़ों का झुंड क्या अब दिखाई पड़ता है? नहीं। जहां पर ये रहते थे उनको हमने काट दिया, या तो हमने उसको खेतों में कन्वर्ट कर दिया, या तो हमने वहां पर घर बना लिए, या तो हमने अपने फार्म हाउस बना लिए, है ना, भौकाल के लिए, पर्यटन के लिए होटल बना दिए। तो क्या होगा फिर, कहां जाएंगे? सिंपल सी बात है भाई, आपके खेतों में आएंगे और कहां जाएंगे? तो ये सब बातें आपको समझनी होंगी, ठीक है। इसके अलावा ये बेसिकली वैशाली, पूर्वी चंपारण, बक्सर, सिवान और समस्तीपुर में यह जो है अभियान चलाया जा रहा है। ये सभी डिस्ट्रिक्ट जो है आप फेमस होंगे। बक्सर आप जानते होंगे, सिवान भी जानते होंगे, बहुत फेमस प्लेस है ये। समस्तीपुर ऑलरेडी जानते होंगे आप लोग, ठीक है। इसके अलावा बिहार के बारे में अगर हम कुछ बात कर लेते हैं तो बिहार की स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1911, यानी कि 22 मार्च 1912 के बिहार की स्थापना हुई। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं, राजधानी कौन सी? राजधानी है यहाँ की पटना, ठीक है। जरा इस फैक्ट को चेक कर लेना एक बार, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, वैसे सही है, एक बार जरा इसको चेक करना। स्थापना वर्ष क्या 22 मार्च 1912 ही है? एक बार प्लीज इस फैक्ट को चेक करिएगा आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में कहां पर हिम ड्रोन एथॉन 2 का परीक्षण किया गया, यानी कि इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, चलाया जा रहा है वो? तो लद्दाख है, मसूरी है, इंदौर है, जयपुर है। जल्दी जल्दी बताइए बेसिकली ये कहां पर अभियान चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है भाई साहब कहां पर? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट मींस लद्दाख में ये प्रोग्राम जो है बेसिकली चलाया जा रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि क्या कुछ इसके बारे में दिया गया है। तो हाल ही में किसके द्वारा? भारतीय वायुसेना के द्वारा। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि किसके द्वारा इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है? आप तुरंत उत्तर देंगे भारतीय वायुसेना द्वारा लद्दाख में। प्लेस भी याद रखना है आपको। लद्दाख में हिम ड्रोन एथॉन 2 का क्या किया गया है? परीक्षण किया गया है, याद रखिएगा। और उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है ऊंचाई वाले स्थान में ड्रोन तकनीक से सैन्य शक्ति को बढ़ाना। देखो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि भी हाल फिलहाल में कई देशों में युद्ध छिड़ा हुआ था और उन युद्धों में ड्रोन का इस्तेमाल बहुतायत
मात्रा में किया गया। यानी कि आने वाला जो समय है कहीं ना कहीं वो ड्रोन आधारित युद्ध पर जो है क्या होगा, ड्रोन आधारित वार होगा, ड्रोन बेस्ड वार होगा। और ऐसे में ड्रोन की क्षमता को जांचने के लिए कि चाहे वो ऊंचाई वाले स्थान पे हो, चाहे नीचे स्थान पर हो, या किसी भी प्रकार के स्थान पे हो, उनकी शक्ति को जांचने के लिए जो है वायुसेना की शक्ति को बढ़ाने के लिए इस प्रकार का प्रोग्राम दरअसल लद्दाख वाले एरिया में किया जा रहा है, क्योंकि वो ऊंचाई वाला स्थान है। ठीक है, कि वहां पर ड्रोन का इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं और अपनी वायुसेना की शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपके लिए। अक्सर आपके एग्जाम में आपके आस पड़ोस के जो जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं वहां पर मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाईकोर्ट के किसको नियुक्त किया गया, ऐसा प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लेता है। तो यह बिंदु आपको क्या करना है, याद रखना है। तो जल्दी जल्दी बताओ मुझे कि बेसिकली हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव सकधर, राजीव सचान, शिव प्रताप शुक्ल या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी जल्दी मुझे बताइए इसका उत्तर क्या होगा भैया जी लोग। तो इसका उत्तर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात राजीव सकधर जी अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के यानी कि हाईकोर्ट के क्या हैं, मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, और इसके अलावा मुझे बताओ कि इस समय वर्तमान सीजीआई कौन है, यानी कि अभी वर्तमान में जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश इस समय भारत के कौन है? ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो मुझे फटाफट कमेंट करके जरा बताना है। और अगर नहीं बता सकते हो, कमेंट नहीं कर सकते हो, तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है ना, चलो। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में राजीव सकधर ने पदभार ग्रहण किया है और वे बेसिकली हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 29वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। ये भी आप याद रखना, कई बार नंबर क्रम पूछ लेता है कौन सा नंबर के, तो 29वें नंबर के। ठीक है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है भाई साहब? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल जो कौन है, शिव प्रताप शुक्ल जी हैं। ये फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, अब आपके लिए मैं यहां पर एक टास्क देता हूं, चूंकि हाईकोर्ट चर्चाओं में है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आज आपका जो पहला टास्क है भाई साहब, पहला टास्क क्या है? आज आपका जो पहला टास्क है वो क्या है, और जो टास्क 2 है, ये दोनों टास्क आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। आइए हम देखते हैं कि इन दोनों टास्क में आपको क्या करना है। तो टास्क फर्स्ट में आपको तैयार करना है क्या? आपको तैयार करना है हाई कोर्ट। क्या? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बारे में जो है पढ़ना डिटेल्स में, इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, कैसे इनको हटाया जा सकता है, वगैरह वगैरह जो भी पॉइंट होता है। और सेकंड टास्क में आपको करना है सुप्रीम कोर्ट। क्या तैयार करना है? सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो है क्या, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि SUPRIME, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको डिटेल्स में जो है क्या करना है, याद करना है। यानी कि जो है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ना है, जहां पर आपको जो है, और यहां पर उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट, यानी कि आपके जो हाई कोर्ट जो उत्तर प्रदेश है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, यह भी आपको याद रखना है। बाकी भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में डिटेल्स में जानकारी आपको एकत्रित करनी है। यहां से प्रश्न एक ना एक हर हाल में जीएस में आपके पूछा जाता है। तो ये आपका आज का काम है कि इसको आप नोट्स के फॉर्म में बना लीजिएगा, आज ही बना लीजिएगा, इसको स्किप नहीं करना है। टास्क वाली कॉपी अगर आपने नहीं बनाई है, मैं फिर से कह रहा हूं, टास्क वाली कॉपी आप लोग बना लीजिएगा। वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इसके अलावा राज्यपाल जो हम लोग बता रहे थे, ये जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, ये तो आपको याद रखना है। लेकिन अदर स्टेट के जो राज्यपाल अभी चुने गए थे, जिसमें हमने आपको पूरी डिटेलिंग लिस्ट हमने आपको प्रोवाइड कराई थी कि हाल फिलहाल में जो है कौन कौन से राज्यपाल कहां कहां के बने हैं। ठीक है, तो शायद वो मैंने आई थिंक अगस्त वाले में कराया था, हाँ अगस्त स्टार्टिंग या शायद जुलाई लास्ट में। तो वो सारी की सारी लिस्ट जो है आप लोग जो है कर लीजिएगा उसको, वहां पर हमने सारे स्टेट के राज्यपाल हमने आपको बताए थे। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में रंगीन मछली ऐप, क्या रंगीन मछली ऐप को किस मंत्रालय के मंत्री के द्वारा शुरू किया गया है? कौन सा ऐसा मंत्रालय है जिसके मंत्री ने इसका उद्घाटन किया है? तो कौन सा मंत्रालय है? केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, या कृषि मंत्रालय, या पर्यावरण मंत्रालय, या फिर आयुष मंत्रालय? तो बेसिकली जो इसका सही उत्तर है वो जाएगा आपका कौन,
केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय। और इसके जो मंत्री हैं भैया जी कौन हैं, वो है ललन सिंह। कौन, ललन सिंह। इनका नाम बहुत सुनते होंगे आप, है ना, टीवी पे चर्चाओं में अक्सर ये छाए रहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन, इनका एग्जैक्ट नाम क्या है, राजीव रंजन है, उर्फ क्या, ललन सिंह द्वारा रंगीन मछली ऐप का शुभारंभ किया गया है। याद रखिएगा, इसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत, क्या, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ICAR और केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान द्वारा विकसित किया गया है। यह फैक्ट आपके लिए क्या है, जानना जरूरी है। उद्देश्य क्या है भाई साहब, इसका उद्देश्य है सजावटी मछली प्रजातियों के बारे में जानकारी प्रदान करना। कई बार आप अलग अलग इंस्टीट्यूशन में जाते होंगे या अलग अलग जगहों पर जाते होंगे कहीं पर, तो आपने देखा होगा एक्वेरियम, और एक्वेरियम में आपने देखा होगा बहुत प्रकार की कलर्ड फिशेस जो है आपको देखने को जो है मिलती होंगी। यानी कि पूरा एक्वेरियम में अलग अलग प्रकार की रंगीन जो फिशेस होती है वो देखने को मिलती हैं। तो वो क्या होती हैं, वो जो है अपने आप में क्या होता है, बहुत अच्छी चीजें होती हैं। और एक्वेरियम भैया किस प्रकार का जो है इकोसिस्टम है, फटाफट मुझे इसका उत्तर बताइए। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्वेरियम जो है किस प्रकार का इकोसिस्टम है, प्राकृतिक या कृत्रिम। जल्दी से मुझे कमेंट करके इसका उत्तर बताइए आप लोग फटाफट। ठीक है, इसके अलावा रंगीन मछली ऐप जो है ये 8 भारतीय भाषाओं में लोकप्रिय सजावटी मछली प्रजातियों पर बहुभाषी जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा इस ऐप के माध्यम से आप ये भी जान पाएंगे बेसिकली कि आप जैसे आप क्या करते हो, आप लोकेशन चेक करते हो कि कौन सी बाइक वाइक कहां पर है ना, तो ठीक उसी प्रकार से इस ऐप के माध्यम से आप जान पाएंगे कि जहां पर आप रहते हो उसके आसपास ये एक्वेरियम वाला जो है क्या कहते हैं शॉप जो होती है वो कहां कहां पर है स्थित है। तो सारी डिटेल्स जानकारी आपको इस ऐप के माध्यम से, पूरी ऐप के बारे में, इस ऐप में पूरी फिशेस के बारे में, कौन कौन सी फिशेस होती हैं, कैसे उसको कर सकते हैं, कैसे नहीं रख सकते हैं, डिटेल्स जानकारी आपको इस ऐप के माध्यम से जो है मिल जाएगी। और 8 भाषाओं में बेसिकली ये जो है ऐप चलेगा आपको, तो ये भी अपने आप में क्या है, बड़ी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, जीएस का समाधान का प्रश्न है। ठीक है, जल्दी मुझे बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, बाल गंगाधर तिलक जी को, राजा राम मोहन राय जी को, या फिर महात्मा गांधी जी को। मुझे लगता है कि इसका उत्तर आप लोग समझ गए होंगे। इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात राजा राम मोहन राय को हम क्या बोलते हैं, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहते हैं। और इसके साथ साथ में हम आधुनिक भारत का जन्मदाता भी किसे कहते हैं, आधुनिक भारत का पिता या जन्मदाता हम बेसिकली राजा राम मोहन राय को कहते हैं। तो दोनों फैक्ट आपके लिए जानना जरूरी था। तो आइए देखते हैं, पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही जो हमने आपको बताया। इसके अलावा राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक या पिता कहा जाता है। इसके अलावा अगर उनके जन्म की बात करते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में, तो राजा राम मोहन राय के बारे में जो है इनका जन्म 22 मई 1772 को हुआ था। मृत्यु अर्थात निधन हुआ था 27 सितंबर 1833 ब्रिटेन के ब्रिस्टल में। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी समाज सुधारक हुए हैं, यहां से इतिहास विषय में आपके प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। जितने आपके सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए हैं, कान खोल लेना पहले, मैं फिर से कह रहा हूं, नहीं तो फिर मैं निकल जाऊं आगे बढ़ाऊं। ठीक है, मैं कह रहा हूं अगर मैं बोलने जा रहा हूं तो चुपचाप से सुनना ध्यान से। ठीक है, मैसेज पे ध्यान नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला कि जितने भी समाज सुधारक हुए हैं उनके बारे में और उन समाज सुधारकों के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए हैं, उन आंदोलनों से संबंधित प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चाहे वो सती प्रथा आंदोलन रहा हो, चाहे वो विधवा विवाह का रहा हो, या कुछ अन्य चीजें रही हो, वो सभी जो है पूछे जाते हैं किसके कार्यकाल में, किस जो है क्या कहते हैं गवर्नर के कार्यकाल में। ठीक है, ये प्रोग्राम किस गवर्नर, किस वायसराय के कार्यकाल में प्रश्न पूछ मतलब ये प्रोग्राम चलाया गया, मतलब कि उस योजना को शुरू किया गया। जैसे नेटिव मैरिज एक्ट को कब पारित किया गया, किसके कार्यकाल में पारित किया गया, नेटिव मैरिज एक्ट जो है किसके प्रयासों के फलस्वरूप जो है पास हुआ। तो ये सब चीजें आपको बेसिकली क्या करनी है, इतिहास विषय में, मॉडर्न हिस्ट्री वाले विषय में आपको क्या करना है, रेडी कर लेना है। ठीक है ना। और अगर आपके पास किताब एक स्पेक्ट्रम की होगी, तो स्पेक्ट्रम जो कि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की बुक आती है जिसके राइटर राजीव अहेर जी हैं, तो उस किताब में लास्ट में जो है कई सारा जो है टेबल्स बनी हुई है जहां पर इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं।
उस जो है पेजेस को आप लोग क्या करिए, फोटो कॉपी करा लीजिए। वहां से कम गारंटी के साथ मैं कहता हूं कम से कम 7 से 8 प्रश्न जो है उसी 7-8 पन्ने से पेज से आ जाएंगे। स्पेक्ट्रम के लास्ट में सारी की सारी सारणी इकट्ठा दी गई है, बहुत अच्छी है। 7-8-10 पेज का वो पूरा कंटेंट होगा, वहां आप उसको क्या करिए, फोटो कॉपी करा लीजिए। अगर वो किताब आपके पास नहीं है, किसी बुक शॉप वाले के पास जाइए, ठीक है, उसको 15-20 रुपया दीजिए और कहिए कि भैया हमको स्पेक्ट्रम के लास्ट का जो क्या करना है, हमको फोटो कॉपी करानी है, ठीक है ना, तो वो आप वहां से कर लीजिएगा। सुन लेना है, कर लेना भाई साहब, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया राजा राममोहन जी के बारे में। और समाज सुधारकों के बारे में बेसिकली शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए कई बार आता है। विगत वर्षों के प्रश्न पत्र पर अगर आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि यूपीपीसीएस में शॉर्ट नोट्स आए हुए हैं कई बार, ठीक है ना। और कई बार आप ऐसे लोगों को छोड़ देते हो पढ़ना, क्या जैसे क्या पूछेगा, नहीं, शॉर्ट नोट्स राजा राममोहन राय पर आ सकता है, बाल गंगाधर तिलक पे आ सकता है, ठीक है, किसी भी समाज सुधारक पर आ सकता है। तो ये बिंदु भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, तो इसको याद रखिएगा। इनका पिता का नाम रमाकांत तथा माता का नाम तारिणी देवी था और भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका जो क्या है, विशिष्ट स्थान है। इसीलिए राजा राममोहन राय अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। इसके अलावा हाल ही में कहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारतीय कला महोत्सव का शुभारंभ किया गया है, कौन सा वो स्थान है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। तो बेसिकली अभी हाल ही में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन, बेसिकली शुभारंभ तेलंगाना में किया गया है। यह बिंदु भी आपको याद रखना जरूरी था, ठीक है। पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही। दूसरा पॉइंट क्या है कि उनके द्वारा सिकंदराबाद स्थित राष्ट्रपति निलयम में भारतीय कला महोत्सव का क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा 8 दिन तक ये प्रोग्राम पूरा चलेगा, 8 डेज। तो इस 8 डेज में क्या होगा, इस 8 दिन तक चलने वाले इस कला महोत्सव में पूर्वोत्तर राज्यों की कला, संस्कृति, शिल्प और पाक कला की विविधता का प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, इंपॉर्टेंट था आपके लिए, फैक्ट है। इस महोत्सव में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के शिल्पकार तथा कलाकार पूर्वोत्तर क्षेत्रों की संस्कृति को जीवंत करेंगे। और पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित प्रश्न भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो पूर्वोत्तर राज्य जितने भी होते हैं उनके बारे में भी आप लोग एक एक करके फैक्ट जो है पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आज आपके लिए एक प्रश्न है, ठीक है, जिसका उत्तर बेसिकली आपको क्या करना है, देना है। तो आज का प्रश्न क्या है कि बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं, अर्थात किनके माध्यम से बारूदी सुरंगों का पता लगाया जाता है। मधुमक्खी से, बर्ड जिसको हम वैस्प बोलते हैं, तितली, बटरफ्लाई यानी कि, और फिर लास्ट में पतंगा। कौन सा इसमें है जिसके माध्यम से हम बारूदी सुरंगों का पता लगाते हैं। कई बार आप ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, यही पीवाईक्यू का प्रश्न है। मुझे उम्मीद है कि इसका उत्तर आप लोग ज्यादा से ज्यादा देंगे और फिर जो है आगे बढ़ जाएंगे। इसके अलावा मेंस का प्रश्न क्या है हमारे पास, मेंस का प्रश्न है भ्रष्टाचार क्या है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा किए गए प्रमुख उपायों या प्रयासों पर चर्चा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और मुझे लगता है कि इसका उत्तर आप लोग अपने घर पे बैठ के आसानी से लिखेंगे, ठीक है। यह मुख्य परीक्षा का प्रश्न है और ये बेसिकली जो है हमने आपको दिया है किसके रेफरेंस में, जीएस पेपर 4 में यूनिट 7 का ये क्या है, पार्ट है, यूनिट 7 का सबसे लास्ट का टॉपिक बेसिकली यही है। अगर आप यूनिट 7 को सर्च करोगे यूपीपीसीएस के सिलेबस में तो ये आपका वही का प्रश्न है, ये यूनिट 7 एथिक्स लास्ट टॉपिक, ठीक है ना। इसको सर्च कर लेना आप लोग, तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा। कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं चीजों को बता दूंगा, ठीक है। और अभी चूंकि अगर पेपर आगे बढ़ रहा है डेट की, ठीक है, 2-4 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऐसे में आप चाहें तो कुछ दिन तक आप मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे तो मैं डेली देता हूं, लेकिन आप चाहें तो प्रश्नों की संख्या बढ़ा सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। एक अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा तो इसके बाद हम लोग यूपीपीसीएस की स्ट्रैटेजी पर हम लोग एक वीडियो बना करके उस पर बात कर लेंगे, ठीक है ना। चलो अच्छा, इसके अलावा संभवतः जो है कल शायद वीडियो रिलीज हो गया होगा, आप लोग देख लीजिएगा। हमने शुरू किया है जो आपका यूपीपीसीएस का जो मेंस का सिलेबस है, पेपर वाइज हमने जो है उस पर काम करना शुरू कर दिया है। आपको हमने पेपर सेकंड के बारे में बताना है कि बेसिकली पेपर सेकंड कैसे तैयार करें, फिर पेपर फर्स्ट, फिर पेपर थर्ड, फोर्थ और उसके बाद फिर हम पेपर 5th और 6th पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा कि
यूपीपीसीएस या यूपीएससी मुख्य परीक्षा में जो सामान्य धन द्वितीय प्रश्न पत्र है उसको हम कैसे रेडी करें, कौन कौन सी किताबें, कौन कौन सी वेबसाइट का हम इस्तेमाल करें। ठीक है, तो वो आपके लिए जानना जरूरी है, वो वीडियो आप लोग प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए संडे को वीडियो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, तो प्लीज आप लोग उसको देखिएगा जरूर, ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो करंट अफेयर्स का। मिलेंगे कल हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाकी ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।